किसी भी अच्छे अभिनेता के गुण क्या हैं, उसकी संपत्ति क्या है, वो किस ढंग से काम करता है। कुछ तरीके हैं जो नितांत व्यक्तिगत होंगे, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनका एक व्याकरण है, एक ग्रामर है, एक शास्त्र है, और सभी नए युवा अभिनेताओं को उसी पैटर्न से गुजरना पड़ता है। मैं स्वयं जब बहुत युवा था तब से लेकर आज तक मैं इन सारी एक्सरसाइजेस को कर रहा हूं। मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले ज़रूरी है, जब आप कोई भी रोल करने के लिए कैमरे के सामने आए या ऑडियंस के सामने आए, आप कूल होने चाहिए। आपके अंदर ना तो कोई अतिरिक्त उत्तेजना या उत्साह होना चाहिए और ना ही कोई नर्वसनेस होनी चाहिए, आत्मविश्वास की कमी होनी चाहिए कि सही होगा या गलत होगा। बहुत बैलेंस्ड, बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत शांति के साथ एक अभिनेता को अपना काम शुरू करना पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं कि रिलैक्सेशन, अपने को रिलैक्स करना। सबसे पहले रिलैक्स करेंगे तभी कूल हो सकते हैं, तभी शांत हो सकते हैं। तो अपने आप को हम कैसे करें रिलैक्स? सबसे पहली बात यह है कि हमारे शरीर में कई तरह के तनाव हैं मांसपेशियों में। तो सबसे पहले आते ही आप तरह तरह की जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं वो करिए। शुरुआत होती है हेड टू टू एक्सरसाइज से। थोड़ा जितने जॉइंट हैं, गर्दन को थोड़ा घुमा लिया, थोड़ा शोल्डर्स हैं तो शोल्डर्स को थोड़ा रोट कर लिया, थोड़ा रिस्ट है तो रिस्ट को थोड़ा घुमा लिया, थोड़ा उंगलियों को ईजी कर लिया, ऐसे ही पाँव के साथ कर लिया, घुटनों के साथ कर लिया। तो क्या होता है, शरीर के जॉइंट्स धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं तो मसल्स अपने आप रिलैक्स होना शुरू होती हैं। तो फिजिकल रिलैक्सेशन से शुरुआत होती है। पहले शरीर से आदमी को रिलैक्स होना चाहिए। कुछ लोग ये ना करके सीधे योगा पे जाते हैं। वो बैठ जाते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं। एक सांस लिया, रोका और फिर दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया, रोका, बदला, छोड़ दिया। इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो इससे ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, गहरी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ लोग ये भी नहीं करते, सीधे लेट जाते हैं। कोई चटाई या मैट लिया, ज़मीन पर लेट गए, आंख बंद कर ली और शरीर को पूरा खींचा, अपने हाथों को ऊपर की ओर और पाँव को नीचे की ओर या थोड़ा साइड में। अपने शरीर को जितना खींच सकते हैं, एक धनुष की तरह, रस्सी की तरह खींचा और छोड़ दिया, तो शरीर रिलैक्स हो जाएगा। शरीर रिलैक्स होने के बाद एक मेंटल रिलैक्सेशन इसके साथ साथ होना चाहिए। मानसिक रूप से हम बहुत सारे विचारों से घिरे हुए होते हैं। हम अपने घर, ऑफिस, दफ्तर, मार्केट, दोस्त के यहाँ पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमारे साथ वहाँ क्या हुआ है, हमारे दिमाग में क्या है। तो जब हम काम करने आते हैं तो हमारे दिमाग में पहले वो होते हैं। तो जब हम फिजिकली रिलैक्स करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक मेंटल रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। और तब इमोशनल रिलैक्सेशन, कि आपके अंदर ना तो गुस्सा हो, ना हास्य हो, ना करुणा हो। आप सारे भावों से भरे हुए हैं लेकिन कोई एक भाव डोमिनेट ना कर रहा हो आपको, आप एकदम रिलैक्स हैं। तो आप संगीत सुनिए। संगीत आपको जिस तरह का पॉप, वेस्टर्न, बिटनिक, हिप्पी, सुगम संगीत, गज़ल, भजन, फिल्मी संगीत, लोक संगीत, आपको जो संगीत अच्छा लगता है आप वो सुनिए और संगीत सुनते हुए उसको एंजॉय कीजिए। आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जब शरीर से, मन से, भावना से, बुद्धि से आपका एक मानसिक शुद्धिकरण हो गया, एक प्योरिफिकेशन हो गया, तब एक्टर की बात आती है कि अब वो अपने ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को जगाए। ऑब्जर्वेशन मतलब वो एक व्यक्ति के रूप में जीवन में क्या क्या देखता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, घर, परिवार, गलियाँ, मोहल्ला, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरता है वो। तो उसकी आंखें कुछ देखती हैं, उसके कान कुछ सुनते हैं, उसके दिमाग में, उसकी मेमोरी में, स्मृति में कुछ दर्ज होता चलता है। तो जब हम कोई रोल करते हैं तो कई बार हम बहुत रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं कि हमें एक मौलाना का रोल करना है, तो एक मौलाना का व्यवहार कैसा होता होगा, वो क्या पहनता होगा। इसको कैलेंडर इमेज पकड़ने के लिए हो सकता है हम किसी मस्जिद जाएं, हम वहाँ किसी मौलाना की तकरीर सुने। हो सकता है हमें पादरी का रोल करना पड़े तो हम किसी चर्च में जाएं, देखें पादरी कैसा व्यवहार करता है। लेकिन हर रोल के लिए आपको जाना पड़े बाहर, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी कि अगर तवाइफ का रोल करना हुआ, चोर का रोल करना हुआ,
तो फिर आप कहाँ जाएंगे? स्मगलर का रोल करना हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे ऑब्जर्व करने? वहाँ पर ऑब्जर्वेशन से भी आगे एक फैकल्टी आ जाती है, उसे कहते हैं इमेजिनेशन, यानी किसी अभिनेता की कल्पना शक्ति। और सच मानिए, जिस अभिनेता की कल्पना शक्ति का लोक जितना विस्तार से बड़ा होगा, उसकी भावनाओं का निर्वहन भी उतनी ही तीव्रता के साथ होगा। जो आदमी जितना इमेजिन कर सकता है, ऑब्जर्व तो करता ही होगा। अगर वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फीलिंग के साथ इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करेगा, तो भावनाओं की तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस कितना ट्रू होगा, और वो परफॉर्मेंस, वो चरित्र कितना जीवंत बन जाएगा। ये कुछ तैयारियां होती हैं जिनको एक एक्टर को करना चाहिए। आप एक कुली का जीवन देखिए, किसान का जीवन देखिए, अलग अलग है। एक ज़मीन पर बैठकर बीड़ी पीता हुआ आदमी, जो बीड़ी दिखाता भी नहीं है, अंदर छुपाए रहता है, उसका बीड़ी पीना, और एक आदमी को ऐसे करके बीड़ी पीना, एक आदमी का यूं करके सिगरेट पीना और छल्ले बनाना, एक आदमी की क्लास को दर्शाता है, उसकी आर्थिक सामाजिक हैसियत को दिखलाता है, उसके क्लास को बतलाता है। उसी से जुड़ा हुआ उसका जीवन होता है, उसके जीवन की कोई घटना होती है जिसे हम फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आप इन अभ्यासों को करते रहिए। इसके साथ अभी जो मैंने आपको बताया था कि किसी फिल्म को देखें, उसमें से सेलेक्टेड शॉट्स लें, फिर उसको बार बार देखें और उसकी गहराई और बारीकियों में जाएं। उसी में एक एक्सरसाइज और भी हो सकती है बहुत अच्छी, कि आप सिर्फ साउंड को सुनें, उसका वीडियो गायब कर दें, विजुअल गायब कर दें, और फिर आप साउंड सुनते हुए आंख बंद किए हुए सोचें कि किस तरह का दृश्य हो रहा होगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी। आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, मतलब किसी ध्वनि का बिंब चित्र क्या हो सकता है, विजुअल क्या हो सकता है, उस पर चले जाइए। तो आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपका रिलैक्सेशन बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप और भी दूसरी तरह से कर सकते हैं कि आप सिर्फ वीडियो देखें और सीन देखें और साउंड सोचें कि क्या बोला जा रहा होगा। उनके हिलते हुए ओठों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, उनकी एक्टिंग देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उनके बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। ये आपके फीलिंग लेवल को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन लेवल को भी बढ़ाएगा। आप आंख बंद करके अपने दफ्तर में बैठे हैं, लंच टाइम है, या आप आंख बंद करके दोपहर की झपकी लेने वाले हैं, या आप रात को आंख बंद करके लेटे हुए हैं सोने के लिए, कभी भी आप बाहर से आने वाली साउंड्स को सुनिए। बाहर से आने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी, पर उनका एक रेखा चित्र, एक आकार, एक रूपाकार बनेगा। आप विजुलाइज करने की कोशिश करते जाइए। एक एक्टर जितना विजुलाइज करता है अपने कैरेक्टर को, उतना ही डिफरेंट शेड और कलरफुल बना सकता है, ज़्यादा जीवंत बना सकता है। तो आप भी इन अभ्यासों को करिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, इच्छाएं आपके साथ हैं। बेहतर एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके बिना कोई चारा ही नहीं है, कि आप बड़े महान अभिनेता अभिनेत्रियों की आत्मकथाएं पढ़ें। अगर आप बड़े फिल्म एक्टर्स की आत्मकथाएं पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन की चीज़ों को, परतों को कैसे खोल कर रख दिया है। जैसे प्याज की परतों को खोलते हैं, वैसे बचपन से लेकर अपना परिवार का जीवन, माता पिता, शिक्षा, अपने जीवन की समस्याएं, कुंठाएं, महत्वाकांक्षाएं, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन और प्रारंभिक सफलताएं, फिर स्टारडम और फिर एक लीजेंड बन जाना, इस सब की यात्रा एक अभिनेता या अभिनेत्री लिखता है या लिखती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से बहुत कम परंपरा है इसकी, लेकिन हॉलीवुड में इसकी शुरू से ही परंपरा है। वहाँ हर बड़े एक्टर की आपको आत्मकथा मिलेगी, हर बड़े निर्देशक की मेकिंग ऑफ हिज, मेकिंग ऑफ हर, ऐसा करके उसकी बायोग्राफी मिलेगी। उसके बिना वो डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च पे गए बगैर किसी रोल को करना बेवकूफ़ी समझते हैं। हम लोग कई बार मदारी और जमूरे की तरह अभिनय कर देने को ही अभिनय करना समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक अभिनेता को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है। जब आप महीनों घर के बाहर रहें, आपके घर में माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, हो सकता है आपका छोटा बच्चा हो, पता नहीं कितनी ही चीज़ें होती हैं, आपकी अपनी आदतें होती हैं, आपका अपना व्यवहार होता है, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ आपका एक कंपटीशन, एक संघर्ष होता है। इन सब का असर एक अभिनेता के ऊपर पड़ता है।
तो आप अपने कैरेक्टर को जब करें तो कुछ चीज़ें ज़रूर सोचिए, ये कैरेक्टर कैसा दिखता होगा, इसका अपीयरेंस, इसका एक लुक कैसा होगा, ये किस तरह के कलर के कपड़े पहनता होगा, इसकी हेयर स्टाइल कैसी होगी, क्या ये जूते पहनता होगा, सैंडल, चप्पल, या नंगे पांव, या बाथरूम स्लीपर में होगा। ये आप सोचते जाइए, एक चरित्र का पूरा स्केच कलर के साथ आपके सामने प्रिंट आउट होकर निकल आएगा, आप उसको देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कोई समस्या में फंस जाएं तो आप पाएंगे कि बड़े अभिनेताओं की आत्मकथाएं आपको एक गाइड की तरह काम करती हैं कि अरे ये इसके साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, इसके पास पॉकेट में पैसे नहीं थे और ये शूटिंग पे इसको जाना था और कपड़े भी नहीं थे, और उसी फिल्म में इसने बहुत अच्छा रोल कर दिया था। अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। अरे महीने की 30 तारीख को 1 लाख रुपए मिल गए थे। अरे हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। जोड़ता है, रिलेट करता है, कभी उसके सफलताओं से अपने आप को जोड़ता है। आप किसी बड़े एक्टर को काम करते हुए देखिए, अगर आपके सामने कोई बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री है, आप उसको सेट पे जाके काम करते देखिए। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता हो कि मैं कैमरे में अपना लुक कहाँ रखूं। हो सकता है कि आपको ये दिक्कत होती हो कि मैं डायलॉग बोलने के बाद चेहरे को कहाँ घुमाऊं। हो सकता है कि आपको कपड़े पहनना है, पाइप उठाना है, पाइप जलाना है, कंघी करना है और डायलॉग बोलना है, और साथ में दूसरे 2-3 लोग हैं, को एक्टर हैं। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करूं, प्रॉपर्टी को भी, डायलॉग को भी, को एक्टर्स को भी, अपने को भी। आप किसी बड़े एक्टर के पास देखिए, वो कैसे करता है, कैसे करती है, आपको तुरंत वो टेक्निक समझ में आएगी, वो तरीका समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे होता है। महान से महान अभिनेता भी अपने से पूर्ववर्ती किसी महान कलाकार से प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है, और उसी तरह एक परंपरा या ट्रेडिशन का विकास होता है, जिसे हम कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टर्स, गुड एक्टर्स एंड बैड एक्टर्स। तो गुड एक्टर्स वही हैं जो पढ़ते लिखते हैं, सोचते हैं, वास्तविक हैं और अपने माध्यम के बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को पढ़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। हैरिसन फोर्ड बहुत बड़े ऑस्कर अवार्डी एक्टर हैं। 2 साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी, इंडियाना जोन्स एंड द क्रिस्टल बॉल। उस एक फिल्म से हैरिसन फोर्ड ने इतने पैसे कमाए थे कि उस साल हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला एक्टर वो था। $146 मिलियन एक फिल्म का इनकम टैक्स दिया था उसने। तो हैरिसन फोर्ड उस दर्जे के आला कलाकार हैं, कमर्शियली भी उतनी अच्छे, और ऑस्कर अवार्डेड एक्टर। उस आदमी की आत्मकथा में लिखा है कि 14 साल की उम्र तक उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी वास्तविक माँ कौन है। जिसको वो अपनी माँ समझते थे वो दरअसल उनकी नानी थी, और जिसको वो अपनी बड़ी बहन समझते थे वो दरअसल उनकी माँ थी, क्योंकि पिता ने अपना नाम नहीं दिया था। माँ 14-15 साल की थी तो बताया नहीं। तो 14 साल की उम्र में हैरिसन फोर्ड का दुनिया के सारे रिश्तों से विश्वास उठ गया कि कोई माँ अपनी औलाद से झूठ बोल सकती है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं बहन हूँ। तो उन्होंने एक बोहेमियन जिंदगी जिसे कहते हैं, एक अराजक आदमी की जिंदगी जीनी शुरू की, और एक अराजक आदमी पतन के जिन जिन गड्ढों में जाकर गिर सकता है उन गड्ढों में जाकर हैरिसन फोर्ड गिरे। एक दिन वो सवेरे बाथरूम में मुंह धो रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को देख के पूछा कि क्या मैं ये करने के लिए पैदा हुआ था जो मैं कर रहा हूँ, इतने बुरे बुरे नशे और काम, ये करने के लिए मैं पैदा हुआ था। और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, मुझे एक्टर बनना है। वो आदमी ड्रामा स्कूल गया, 5 साल ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग ली, टीवी इंस्टीट्यूट गया, फिल्म की ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो आदमी हैरिसन फोर्ड गया। हैरिसन फोर्ड इतने बड़े अभिनेता बने कि बेवर्ली हिल्स में उनके घर में एयरपोर्ट है, उनका खुद का प्लेन है, वहीं से उड़ते हैं, वहीं उतर जाते हैं। वो आदमी जो 14 साल में टूट गया था, बिखर गया था, अब ये कैसे जाने कि किस आदमी के जीवन में क्या नहीं हुआ था। मार्लन ब्रांडो, महानतम अभिनेता, अपनी जिंदगी में दुर्भाग्य से कुछ चीज़ों को लेके बहुत परवर्टेड या विकृत थे, एक व्यक्ति के रूप में, विशेष रूप से सेक्स को लेके बहुत ही विकृत थे। लेकिन जब वो 50 साल के हो गए तो उन्होंने अपने एक मित्र डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बुलाया और बोले कि फाइंड सम स्टोरी फॉर मी, आई वांट टू रिलीज माई सेल्फ, आई वांट टू रिवील इट आउट, आई कांट टेक इट एंड डाई विद दिस गिल्टी। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं मर सकता, मुझे इसको निकालना पड़ेगा बाहर। तो मैंने जो जो जीवन में किया है बता दूं। वो फिल्म बनी चार्ली टैंगो, आप देखिए वो फिल्म,
अपनी पूरी विकृतियों के बारे में रिलीज कर दिया है। तो एक्टिंग एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है। जैसे खुदा के सामने इबादत करते हैं, गुरु नानक के सामने अरदास करते हैं, शंकर जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, सिर नवाते हैं, वैसे ही चरित्र को अपना बनाने के लिए पता नहीं अपना क्या क्या दे देना पड़ता है, जो कभी आंसू की शक्ल में आते हैं तो कभी मुस्कान की शक्ल में। एक बहुत अच्छा अभ्यास, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं रोज, वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कीजिए, कोई फिल्म को देखिए या किसी उसको वीडियो पे देखिए। एक बात ध्यान रखिए, शुरू से आखिर तक पूरी फिल्म को आप एक बार में देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, फॉरवर्ड रिवाइंड मत कीजिए, फिल्म को पूरी देखिए। पूरी फिल्म देखने पर आपके दिमाग में निश्चित ही कुछ दृश्य ऐसे आएंगे जो आपको अच्छे लगे थे, जो आपको याद रह गए फिल्म खत्म हो जाने के बाद। तब आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको कौन कौन से दृश्य उस फिल्म में अच्छे लगे थे। अब आप उन चुने हुए दृश्यों को फिर से देखने की प्रक्रिया से गुजरिए, दोहराइए उसको। अब जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं, सेलेक्टेड सीन्स को दोबारा देख रहे हैं, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि उस शॉट में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, बात क्या कही जा रही है। आप देखिए कि अभिनेता लोग क्या कर रहे हैं। अभिनेता नेचुरल हैं क्या? वो क्या इस तरह से अभिनय कर पा रहे हैं कि जैसे उनको पहले से कुछ नहीं मालूम, जो हो रहा है बिल्कुल तभी तभी हो रहा है। फ्रेश रिएक्शन, ताज़ा रिएक्शन, ना कि एंटीसिपेटेड, सोचा हुआ, ओढ़ा गया। क्या वो अपने सह अभिनेता अभिनेत्रियों को सुन रहे हैं? वेल, अगर वो सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो क्या उस पर वो प्रॉपर रिएक्ट कर रहे हैं? गुड, ये भी हो गया। तब आप सुनिए कि वो डायलॉग क्या कह रहे हैं, और डायलॉग सुनते हुए आप सिर्फ ये मत सुनिए कि वो डायलॉग क्या कह रहे हैं, बल्कि वो कैरेक्टर उन डायलॉग के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे की महसूसगी का स्तर क्या है, वो चीज़ को कितनी हाइट तक ले जा पा रहे हैं एक अभिनेता या अभिनेत्री होने के तौर पर। आप और भी ध्यान दें, क्या वातावरण की सृष्टि हो रही है, एटमॉस्फेयर बन रहा है? क्या अभिनेता जब रिएक्ट कर रहा है तो उस चरित्र के अंदर जो घटित हो रहा है उसके एक्सप्रेशन से या रिएक्शन से जाहिर हो रहा है? इन चीज़ों को बार बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दृश्य कंपोज किया गया है, कैसे को एक्टर्स के साथ एसिमुलेट किया गया है, बनाया गया है, और संवादों के द्वारा और कई बार बिना संवादों के द्वारा उसको कैसे उभारा गया है, उसको कितना नेचुरल बनाया गया है। आप उस सीन की लाइटिंग देखिए ना, उस दृश्य में लाइटिंग कैसे की गई है, बहुत ब्राइट है, डिम है, या हेजी है, या नॉर्मल लाइट है, कैसी लाइट है, सीन का बैकड्रॉप क्या है, किस तरह के ड्राइंग रूम में हो रहा है तो उसका पीछे का कलर क्या है, जो कपड़े एक्टर्स पहने हैं उनका कपड़ा का रंग क्या है, क्या उन कलर्स में कोई कॉम्बिनेशन है, क्या उसमें कोई संवाद है। आप देखिए कि पूरे दृश्य में क्या क्या प्रॉपर्टीज रखी गई हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एशट्रे, सिगरेट, चुरुट, सिगार पॉकेट, टाई पिन, घड़ी, कंघा, चाकू, रिवॉल्वर, पता नहीं क्या हैंड प्रॉप है जो सीन में हो रही है हैंडल। आप देखिए कि क्या एक्टर्स की हैंडलिंग नेचुरल है, वो उस प्रॉप्स को जो छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या उसके साथ अपने चरित्र के मनोभाव को जोड़ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। इस तरह से आप सेलेक्टेड सीन्स को बार बार देखेंगे, आपकी स्टडी बढ़ेगी, आप ज़्यादा विश्लेषण कर पाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि मास्टर एक्टर अपने काम को कैसे खिला देता है, कैसे बना देता है, और उस ओर आपका भी एक कदम अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। जब हम कमर्शियल फिल्मों में अभिनय करते हैं, जब हम कमर्शियल सिनेमा के एक्टर बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जाकर एक्टर सबसे ज़्यादा नर्वस हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, उसके छक्के छूटने लगते हैं, या गला सूखने लगता है। वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं जिसको हम जिंदगी में हज़ारों लाखों बार दोहराते रहते हैं, लेकिन जब एक्टिंग में, किसी सीन में, किसी कैरेक्टर के साथ बनकर वैसा करना पड़े, तो एक्टर के लिए बहुत नर्वसनेस का एरिया हो जाता है वो, और विशेष रूप से नए एक्टरों के लिए। ऐसी 3-4 चीज़ें हैं। एक तो छूना, टच करना,
टच करना अपने आप में एक बहुत ही इंटीमेसी का साइन है, एक बहुत ही आपको अंतरंगता का आभास देता है वो, कि मान लीजिए मैं अपनी बड़ी बहन के सामने हूँ और मैं अपनी बड़ी बहन के दोनों हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ कि दीदी दीदी प्लीज़ देखो आज राखी है, मेरी बात मान लो प्लीज़ दीदी। अब दीदी के प्रति भाई का जो ममत्व है, लाड़ है, वात्सल्य है, वो तब उभरेगा जब वो उसके छूने में वो बात आएगी। देखिए, छूना एक ऐसी चीज़ है जो भाव को बताता है। हम बच्चे को भी छूते हैं, हम अपनी माँ के पाँव भी छूते हैं और हम अपनी प्रेमिका के गालों को भी छूते हैं। तो छूते तो अपने हाथ से ही हैं, लेकिन इस चमड़ी में सारा सेंस बदल जाता है, क्योंकि जो हमारी सेंसेस है, पांच इंद्रियां हैं, उसमें सबसे पहली सेंस जो है वो है टच। टच से पता चलता है कि जिंदा आदमी तो छोड़ दीजिए, आप किसी चिकने तने के पेड़ को छू रहे हैं या खुरदुरी सतह पर हाथ फेर रहे हैं, ये भी आपको देखने से भी पहले छूने पे पता चल जाता है। अंधे आदमी कैसे पता करते हैं? छूकर पता करते हैं और सुनकर पता करते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। आप अपने सामने कोई कल्पना में एक कैरेक्टर बनाइए, कोई भी, आपसे बड़ा, आपसे छोटा, आपका बराबर का, और आप इसकी एक मिरर इमेज बनाइए कि जैसे आपके सामने वो खड़ा है या खड़ी है, और आप बात कीजिए। बात करते करते कभी आप उसके हाथ पे हाथ रख सकते हैं, या कभी होता है ना कि हमारे पास में कोई खड़ा है और बात करते करते हम लोग बोलते हैं देख 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 ना। तो ये कोहनी मार के भी जो हम टच करते हैं, ये भी टच का ही एक सेंस है। प्रेम के दृश्यों में अक्सर हाथ पकड़ना पड़ता है, हाथ पकड़कर आंखों में देखकर डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो जितनी इंटीमेसी के साथ वो एक्टर कॉन्फिडेंस के साथ हाथ पकड़ेगा, उसकी एक्टिंग का इमोशन भी उतना ही बेटर होगा। जब वो शॉट देने जाएगा ना, तो उसको कोई नर्वसनेस नहीं होगी कि मेरा को एक्टर कौन है, मैं उसके साथ रिहर्सल में कैसे करूंगा, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में इसको कर चुका है, इमेजिनरी कैरेक्टर साथ कर चुका है, एक मिरर इमेज में उसको फ्रेम में देख चुका है। तो ये टच का सेंस, हाथ पकड़ना, छूना, कंधे पे हाथ रखना, या हौले से पीठ थपथपा देना, या बहुत प्यार से किसी छोटे के सिर पे हाथ फेरना, अरे तू क्यों डरता है, बिल्कुल नहीं ऐसा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो सिर पे, बालों पे जो हाथ फेरेंगे, वो हाथ फेरने से ही पता चलेगा कि इस कैरेक्टर का इस कैरेक्टर के साथ रिलेशन क्या है। तो ना सिर्फ जो आप कर रहे हैं वो, बल्कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपका कैरेक्टर क्या संबंध रखता है दूसरे कैरेक्टर से, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स, चरित्रों के बीच में जो अंतर संबंध है, इसको भी टच से बहुत हाईलाइट किया सकता है। तो आप भी मिरर इमेज बनाइए, छूने की कोशिश कीजिए, कभी हाथ पकड़िए, कभी थपथपाइए, और इस तरह की प्रैक्टिस से आप एक बेटर शॉट देने के डायरेक्शन में एज एन एक्टर आगे जाएंगे। हम लोग जब बहुत खुश होते हैं या किसी के ऊपर बड़ा लाड़ या प्यार उमड़ता है, तो हम लोग उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं, हग करते हैं। हगिंग करना भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें नए एक्टर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अक्सर को एक्टर सेट पे ही मिलता है। तो सेट पे कैमरामैन और डायरेक्टर के सामने ही रिहर्सल हो रही है, तब पहली बार में हग करने बोल दिया तो उसके तो छक्के छूट जाएंगे। या तो वो इतना ऑकवर्ड फील करेगा कि उसको लगेगा कि पता नहीं मुझसे क्या करवाया जा रहा है। इसलिए भी ये सब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब सा लगे कि आप एक मिरर इमेज के सामने खड़े होके, आओ आओ बेटा कब आए, अरे तुम्हारी परीक्षा हो गई, या अरे जानू कहाँ थी तुम, आई लव यू जानू। अब आप जिस ढंग से हक करेंगे, आप लाइनें बोलती रहिए कुछ। प्रेमिका को छुएंगे तो कैसे हक करते हुए बोलेंगे, पिताजी या बड़े भाई के सामने हगिंग की पोजीशन में है तो कैसे करेंगे, और मान लीजिए आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको कैसे हक करेंगे। तो शुरू शुरू में आपको अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा कि कोई है ही नहीं, मैं किसको छू रहा हूँ, किसको हक कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल इंस्टिंक्ट, एक्टर इंस्टिंक्ट पे चलता है। आपकी मेमोरी और इंस्टिंक्ट में, आपकी बॉडी में ये सारी फीलिंग एक बार आ गई, तो उसके बाद शॉट देते समय उस इंटीमेसी को छूने में या उस इंटीमेसी तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इट इज़ ओनली प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे छूने की, हग करने की, एक और है सबसे मुश्किल पड़ता है वो, और कुछ एक्टर उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कमर्शियल सिनेमा में बहुत कॉमन सीन है किसिंग सीन। अब किसिंग सीन भी हज़ारों तरह के हैं। अगर आप तारे ज़मीं पर देखेंगे तो उसमें आमिर खान एक टीचर बनकर दरअसल सफारी को एज स्टूडेंट किस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कभी अलविदा ना कहना,
तो उसमें पहली बार शायद शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी के साथ लिप लॉक सीन दिया है। और इमरान हाशमी तो इसके विशेषज्ञ अभिनेता माने जाते हैं कि आप किसी भी नई अभिनेत्री को ले आइए, वो बिना हिचकिचाए, ऐसा लगता है कि मतलब जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है, ऐसा लगता है। इतना इजी होना ये आसान नहीं है। ये देखने में मजाक लग सकता है, बोलने में मजाक लग सकता है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कभी आप पब्लिक प्लेस में कैमरे के सामने ऐसा करके बताएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चौराहे पर खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। उसके बीच में इस तरह के शॉट देना, प्यार से छूना, हौले से आलिंगन कर लेना, धीरे से किस कर लेना। आप कोई स्पीच ले लीजिए, स्पीच की एक लाइन बोलिए और किस कीजिए। तुम कल कहाँ गई थी, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ जानू, प्लीज। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि या तो आप पागल हैं या जो आपको बता रहा है वो पागल है, लेकिन दरअसल किस करना, छूना, आलिंगन भरना, ये हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो अलग अलग संबंधों में, अलग अलग परिस्थितियों में हमारे सामने आती हैं। कई बार सांत्वना में भी आदमी किस करता है, बहुत वात्सल्य में दोनों हाथ से सिर पकड़ता है, अरे बेटा घबराओ मत, भगवान सब अच्छा करेगा, जाओ, गॉड ब्लेस यू। संत महात्मा का किस। तो आप देखेंगे कि लाइनें बोलते रहना, एक मिरर इमेजिन में अपने पार्टनर को कंसीव करना और उसके साथ ये करना, जब आप ये कर लेंगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा सेट पर, जब आपको डायलॉग मिलेंगे और एक रियल को एक्टर या एक्ट्रेस मिलेगी। 2-3 प्रैक्टिस में ही वो इतना परफेक्ट इंटीमेट सीन बनेगा कि लोगों को लगेगा कि 2 एक्टरों के बीच की केमिस्ट्री कितने अच्छे से काम कर रही है। इस 2 एक्टरों की केमिस्ट्री को अच्छे से वर्कआउट करना, ताकि आपका जो फिजिकल जेस्चर एक्शन है वो आपके कैरेक्टर के इमोशन और सिचुएशन में घुल मिल जाए, इसी के लिए सब प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इसको सुनने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप आज से ही, बल्कि अभी से ही करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि शुरुआत में आपको क्या दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे वो दिक्कत कैसे सॉर्ट आउट होती है और बाद में आप कितने सहज और स्वाभाविक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूं, लड़कों के लिए तो भी ठीक है, मेल एक्टर्स के लिए तो भी ठीक है, लेकिन फीमेल एक्ट्रेस जो अभिनेत्रियां होती हैं उनके लिए ये चीज़ें करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियां, लड़कियां स्वभाव से थोड़ा संकोची होती हैं, भले ही वो अभिनेत्री भी क्यों ना हो, लेकिन वो थोड़ा संकोच, थोड़ी लाज, शर्म, हया उसका एक गुण होता है, उसका एक गहना होता है। तो किसी लड़की के साथ ये सीन करवाना कि आपको दौड़ के आना है, बाहों में भर लेना है, आपको उनके माथे पर या आंखों के ऊपर किस करना है, ये आसान नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा जब आप इन बताई हुई प्रैक्टिसेस को अकेले में रोज दोहराएंगे। तब आपको लगेगा जैसे पानी बहता है, वैसे आप इसको कभी भी खट से स्विच ऑन करने पर लाइट आती है और स्विच ऑफ करने पर लाइट चली जाती है, वैसे ही आप अपने साथ इमोशन और एक्शन को क्लिक ऑन और क्लिक ऑफ कर सकने में समर्थ होंगे। सबसे मुश्किल चीज़ जो एक अभिनेता के तौर पर मैं मानता हूँ, शायद पता नहीं आप मानते हैं या नहीं मानते, मुझे लगता है स्वाभाविक ढंग से हंसना कैमरे के सामने ये बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि वैसे जैसे आप हंसते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको बोला जाए कि आप हंसिए, तो हंसने के नाम पे कुछ ऐसी ऐसी अजीब आवाज़ें निकलती हैं जो कई बार लगता है खांस रहा है। अब ये कौन सी हंसी है पता नहीं, कुछ लोग की हंसी में आवाज ही नहीं होते। अरे यार, सिर्फ शुरू का और आखिर का कुछ ऊँआ सुनाई देता है, बीच में लाफ्टर का पूरा सांस ही निकल गया, आवाज ही चली गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कई बार आप देखेंगे कि लाउड हंसी हंसते हैं कई लोग, मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे रामलीला में रावण आ गया हो। पता चला कि पिताजी ने आके बोला, अरे बेटा तेरी नौकरी लग गई। अब ऐसी हंसी किसी बाप या बेटे के रिलेशन में नहीं हो सकती जब तक उसमें कोई अस्वाभाविक कृत्रिमता ना आ जाए। हंसी को नेचुरल करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। टेक्निक क्या है? लंबी सांस भरिए और फिर आवाज को तोड़िए अलग अलग हिस्सों में। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो हा, ये एक मैंने ब्रीदिंग किया, सांस लिया और हा की आवाज के साथ ब्रीदिंग को निकाल दिया। अब इसी को मैं तोड़ दूं तो हा 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 हा
धीरे धीरे आ जाएगी, है कंप्लीट टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स को समझने के बाद ही आप उसके इमोशन को समझ सकते हैं। याद रखिए, जब तक आपको गाड़ी चलाने की टेक्निक नहीं मालूम, आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप अपने दिमाग में नहीं चला सकते गाड़ी। गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने का जो शास्त्र है कि पहले गाड़ी ऑन करो, इग्निशन चलाओ, फ्यूल जाने दो, गियर बदलो, एक्सीलेटर दबाओ, तब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे ही हमारा शरीर अपने आप में एक टूल है। आप जितनी इसकी सफाई, रगड़ाई, मझाई और प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको एक हथियार की तरह काम आएगा। आप इसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जोर जोर से डायलॉग बोलना, जोर जोर से डायलॉग बोलना कई बार बहुत नेचुरल होता है कि हम लाइफ में चिल्लाने लगते हैं, अरे कहा था तुमको कि आ जाना 7 बजे, फिर भी आए नहीं, हो गया ना मैं लेट। कहां गया था तू, बता बता बता, कहां गया था तू, एक थप्पड़ मारूंगा नहीं तो तेरे को। अब ये काफी लाउड है और कैमरे के सामने तो काफी लाउड है, लेकिन ये लाउडनेस भी एक नेचुरलिटी के साथ अचीव की जा सकती है अगर सिचुएशन और कैरेक्टर वो डिमांड कर रहा हो। और याद रखिए, एक्टर अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक डायरेक्टर उसके ऊपर अप्रूवल का ठप्पा नहीं लगाता, डायरेक्टर के कहे अनुसार वो चीजें प्रोड्यूस नहीं करता। वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो मिसगाइडेड मिसाइल है, एक ऐसी मिसाइल है जिसको कोई गाइड नहीं कर रहा, जो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। इसलिए बड़े से बड़े, बेहतर से बेहतर अभिनेता को एक निर्देशक की जरूरत होती है, और एक बेहतर से बेहतर निर्देशक हमेशा एक अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री की तलाश में रहता है। ये मणि कांचन योग है। जब मणि और कांचन मिल जाएगा तब असली चीज पैदा होती है, तब असली मजा पैदा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अच्छे कैमरामैन को भी डायरेक्टर बदलता नहीं है। गोविंद निहलानी ने बरसों तक श्याम बेनेगल की फिल्में शूट की हैं और उसके बाद वो खुद एडिटर और फिल्म मेकर और डायरेक्टर बन गए। बिमल रॉय के कैमरामैन फिक्स होते थे, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी फिक्स होते थे, अशोक मेहता फिक्स होते थे। राज कपूर की 25 फिल्मों में राधु कर्माकर ने ही कैमरा चलाया है और कोई दूसरा कैमरामैन नहीं है। क्यों? डायरेक्टर की सोच को समझना कैमरामैन के लिए जरूरी होता है। अब डायरेक्टर की सोच को जब कैमरामैन और एक्टर समझ लेगा, तभी डायरेक्टर जो चाहता है वो आगे आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टर ही है जो तय करेगा कि ये शॉट कहाँ लगना है, कितनी देर का लगना है, कहानी कैसे आगे बढ़नी है। क्योंकि फिल्म हो या कोई और आर्ट, बेसिकली स्टोरी टेलिंग है। वी हैव टू टेल अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड कम्युनिकेट टू द ऑडियंस। हमें कहानी को बहुत सुंदर ढंग से कहना है और उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। तो टचिंग, किसिंग, हगिंग, लाउड डायलॉग डिलीवरी एंड लाफ्टर के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप एक लाइन बोलिए और हंसिए, एक लाइन बोली हंसे, अगली लाइन बोली कुर हंसे, आर्टिफिशियली हंसिए आप। ये आर्टिफिशियल होना ही धीरे धीरे आपको नेचुरल ले जाएगा। आप हिचकिचाइए मत, संकोच मत करिए, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो आप संकोच ना करें, आज से ही एक्सरसाइज करें और एक बेटर एक्टर और स्टार बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। लाउड डायलॉग डिलीवरी और उसके साथ एक्टिंग, ये अपने आप में इतना मुश्किल आर्ट है, विशेष रूप से सिनेमा में। देखिए, अगर आप थिएटर में काम करते हैं तो कई बार थिएटर में दर्शक और आपके बीच में एक डिस्टेंस होता है। आप स्टेज के सबसे पीछे जाकर कहीं ज़ोर से डायलॉग बोलते हैं, दर्शक तक पहुंचते पहुंचते वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कैमरे में ऐसा नहीं है। कैमरा तो आपको क्लोज पकड़ रहा है, मिड शॉट में पकड़ रहा है, या कैमरे का जो लॉन्ग शॉट है वो भी इतना लॉन्ग शॉट नहीं है जितना दूसरे मीडियम में होता है। और यही एक एक्टर की कारीगरी काम आती है। मैं आपको वॉइस और स्पीच की एक्सरसाइज में पिच के बारे में बताया था कि लोअर पिच, हायर पिच, ये सब अलग अलग नोटेशंस हैं, अलग अलग पिच हैं। आप याद करें दिलीप साहब का फिल्म का वो सीन, जब वहीदा रहमान सड़क पर मर रही है और वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, वो अपने आप में कैमरे में बहुत लाउड सीन है। अगर आप उसको देखें तो दिलीप कुमार दौड़ रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ए भाई तेरे बच्चे जी, भाई मेरी बीबी मर रही, भाई मेरी बीबी, दरवाजा खोलो मेरे भाई, ए भाई देख गाड़ी रोक दे, ये देख अस्पताल पास है, मेरी बीबी खोले। इतना लाउड सीन, उसमें दौड़ रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बीच बीच में अपनी बीबी को भी देख रहे हैं जिसकी सांसें टूटती जा रही हैं। और ये शॉट दिलीप कुमार जैसा एक्टर ही कर सकता है। याद कीजिए उस फिल्म के सेकंड हाफ में जब अनिल कपूर ईमानदार पत्रकार बनकर आता है और बोलता है कि आप जैसा आदमी क्यों स्मगलर बन गया, तब वो दोबारा उसी सड़क पर लेकर आता है अनिल कपूर को।
और बताते हैं कि जानू में तुम जब चले गए थे मेरे साथ क्या हुआ था, उस रात मैं यहाँ पर चिल्ला रहा था। एंड देन अगेन दिलीप साहब, वहाँ वहीदा जी नहीं है, कोई नहीं है, अगेन वो उसको क्रिएट कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। 65 साल 66 साल की उम्र में कोई महान अभिनेता ही इस तरह के सीन दे सकता है। क्यों नहीं दिए जाते? हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सफल कलाकार हैं, कई लोकप्रिय कलाकार हैं, उनको ये सब सीन क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि वो सेलेबल हैं, वो बिकते हैं। तो निर्माता निर्देशक को मालूम है कि इसको फिल्म में लेने से फिल्म बिकेगी, चलेगी, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। वो उसको उस तरह के सीन देगा ही नहीं। इस तरह के सीन देगा तो कमज़ोरी एक्टर देखेगा, इसलिए वो उसको शायद दूसरे तरीके से ले जाए। हो सकता है वो स्टंट अच्छा करता हो सकता है वो डांस अच्छा करता हो, उसकी उस एबिलिटी पे ले जाएगा। लेकिन दिलीप साहब डांस भी कर लेंगे तो फिर ये भी कर लेंगे। इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े अभिनेता आए और गए, लेकिन आज भी यूसुफ खान साहब एक आइकॉन हैं, वो जमे हुए हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। वो मॉडलिंग भी नहीं करते, वो कंपनी भी नहीं चलाते, वो फैमिली प्लानिंग और सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम भी नहीं करते, वो एक्टर हैं और एक्टिंग करते हैं। और हमारी आपकी किस्मत है कि आज की पीढ़ी के पास दिलीप साहब जैसे एक्टर की फिल्म देखने के लिए हैं। तो आप भी इन चीज़ों पे जाएं, आप भी एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे। एक एक्टर को उसका सीन दे दिया जाता है शूटिंग से पहले, हो सकता है सेट पर मिले, हो सकता है कुछ घंटे पहले मिले, लेकिन शूटिंग से पहले तो उसका सीन उसके हाथ में होता है। अब ये जो कागज़ का टुकड़ा आपके हाथ में है, जिसमें आपके और आपके को एक्टर के डायलॉग लिखे हुए हैं, अब इसके ऊपर काम करना कैसे शुरू करें? सबसे पहली बात ध्यान रखिए, पहली बार जब आप अपनी लाइनों को पढ़ें तो एक्टिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, कोई इमोशन डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ना ये कोशिश करें कि मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ऐसे मॉड्यूलेशन ले जाऊँगा, ना। आपके कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज़ चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आप जो सोच रहे हो उससे एकदम उलट आपका डायरेक्टर सोच रहा हो सकता है वो सीन को इस तरह से चाहता ही ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। और एक्टर का काम क्या है? एक्टर का काम है अपने डायरेक्टर को सेटिस्फाइड करना। तो सबसे पहले न्यूट्रल होकर पढ़ना शुरू कीजिए, एकदम जैसे आपको मालूम ही नहीं कि कहानी क्या है, डायलॉग क्या है, ये शब्द क्या है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो डिस्कवरीज शुरू होती हैं, कई तरह की खोज, डिस्कवरीज, इनोवेशंस आपके सामने आते हैं। पढ़ते पढ़ते लगता है अच्छा इसका मतलब ये है, पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा होता है कि क्या इसको इस ढंग से बोला जा सकता है, पढ़ते पढ़ते ही अंदाज़ा होता है कि क्या यहाँ कॉमा ले सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, या हवा में ही छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कब आपको समझ में आती हैं? जब आप बार बार दृश्यों को दोहराकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। क्योंकि देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, पहले से सोचा हुआ कुछ भी आपके काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो डायरेक्टर चाहता है आपको उस हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। वो बहुत बाद की बात है, जब आप 80-90 फिल्मों में काम कर लेंगे तब आप सोच पाएंगे कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। उसके पहले तक एक यंग, एक अनाड़ी एक्टर पूरी तरह से सुपुर्द कर देता है अपने आप को, जैसा एक कच्चे माल को फैक्ट्री में डाल दिया जाता है कि अब इसका पक्का माल कैसे बनाना है। तो उसकी रगड़ाई होती है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसकी सफाई होती है, उसको केमिकल से धोया जाता है, तब जाके वो चीज़ इस्तेमाल के लायक बनती है फैक्ट्री में। ऐसी एक एक्टर का है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने इमोशन और टेक्निकल क्राफ्ट को लेकर पहले से इम्पोज मत करिए पहली रीडिंग के समय। क्योंकि देखिए स्टेज एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में एक बेसिक फ़र्क है। जब हम लोग स्टेज में एक्ट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक नाटक के 5 दिन 5 शो होने हैं। तो हम लोग पहले शो में जो अचीवमेंट करते हैं या जो गड़बड़ियाँ करते हैं, उस अचीवमेंट को अगले शो में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तीसरे शो में और अचीव करने की कोशिश करते हैं और गलतियों को और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो एक शो का एक्सपीरियंस दूसरे शो में काम आता है, लेकिन फिल्म एक्टिंग में बिल्कुल उसका उल्टा है। फिल्म एक्टिंग तो एक बार रिकॉर्ड हो गई वही फाइनल है, उसका कोई इम्प्रूवमेंट बाद में करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जब एक बार कट हो गया और रिकॉर्ड हो गया वो फाइनल वर्जन है। तो डायरेक्टर हो सकता है कि आपसे 14 बार करवाए वो सीन या 15 बार कराए, उसको जब तक नहीं लगेगा कि वो सीन मार्क तक आ गया है
वो नहीं उसको ओके करेगा। और ये इसीलिए क्योंकि एक्टर को पहले से दोहराने का कोई वक्त नहीं है और बाद में भी दोहराने का कोई वक्त नहीं है। कैमरे के सामने जो होगा वही फाइनल होगा और जो टेक कंफर्म होगा वही फाइनल होगा। अब गंगा जमुना, दीवार, शोले और मुगले आजम जैसी फिल्में दोबारा उन्हीं एक्टरों को लेकर भी आप बनाना चाहें तो भी नहीं बन सकती, क्योंकि एक तो वो एक्टर अपने एक्सपीरियंस में बहुत आगे आ गए हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे आ गए हैं, और दूसरा फिल्म में जो एक बार अपना बेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, अब उस बेस्ट को कैसे रिपीट करेंगे उस कैमरे के सामने। आवाज़ बदल चुकी होती है, लोकेशन बदल चुका होता है, टाइम की रियलिटी बदल चुकी होती है। हाँ, थिएटर में हो सकता है कि आप उसकी 1000 शो कर रहे हो, साल दर साल चल रहा है वो नाटक, तो एक्टर मैच्योर हो जाता है और डायरेक्टर के हिसाब से उसमें चीज़ें जोड़ता रहता है, घटाता रहता है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे पहले भी कहा हूं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए। आप अपने दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या नोशन मत रखिए, ये आपके काम को ख़राब करता है। आप मानिए कि जो हो रहा है पहली बार हो रहा है, यहाँ हो रहा है,